हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल फ्लूइड जो सिस्टम है उसमें आपका ऑयल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे आपका टरबाइन लुब्रिकेशन सिस्टम में भी आपका ऑयल प्यूरिफिकेशन सेंट्रीफ्यूज चला के हम लोग ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं, उसी प्रकार कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम में ही आपका एक ऑयल प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है जिसमें आपका बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिल्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि कितना टाइप का फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं, सारा फिल्टर का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और इसमें प्यूरिफिकेशन सिस्टम कैसे होता है, क्या प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, और मेंबरशिप से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपका कुछ भी डाउट रहे तो आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में और मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम में भी आपका ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट होता है। ऑयल प्यूरिफिकेशन यूनिट का मेन काम क्या होता है कि टू रिमूव द डर्ट और एनी कंटामिनेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ऑयल एंड मेक द ऑयल क्लीन। ऑयल में आपका क्या रहता है, कंटामिनेंट रहता है, लाइक आपका डर्ट रहता है, आपका डस्ट पार्टिकल रह सकता है, आपका वाटर मॉइस्चर रह सकता है, या आपका एसिड का कुछ परसेंटेज रह सकता है। तो हम लोग को उस मॉइस्चर को हटाना है, डी एसिडिफाई करना है, उस कंटामिनेशन को रिमूव करना है ताकि आपका ऑयल क्लीन हो सके और सिस्टम सही ढंग से आपका ऑपरेट हो सके। इसके लिए हम लोग ऑयल में प्यूरिफिकेशन यूनिट का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम में भी आपका ऑयल प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसको देखते हैं। तो फ्रेंड, आप 0 मीटर पे जाते होंगे तो आपको एक कंट्रोल फ्लूइड रूम मिलता होगा, CFT रूम। CFT रूम है जिसमें हम लोग FRF ऑयल यूज़ करते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ FRF ऑयल होता है। यहाँ से आपका जो सक्शन जाता है, आपका 2 रीसर्कुलेशन पंप आप इसको बोल सकते हैं, या रीजनरेशन पंप भी आप इसको बोल सकते हैं। 2 रीजनरेशन पंप होता है। एक रीजनरेशन पंप आपका सर्विस में रहता है, दूसरा रीजनरेशन पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। इसके बाद आपका एक हीटर का अरेंजमेंट रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंट्रोल फ्लूइड ये हीटर कट इन कट आउट होते रहता है। यहाँ से ऑयल जो होता है आपका फिल्टर सिस्टम में जाता है। फिल्टर में आपका 3 टाइप ऑफ फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें आपका ड्राई फिल्टर होता है, आपका 2 फुलर्स अर्थ फिल्टर होता है, और एक आपका मैकेनिकल या फाइन फिल्टर होता है। इस चारों फिल्टर से होता हुआ आपका ऑयल टैंक में आता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि आपका रीजनरेशन पंप का स्टार्ट कब होता है, हीटर का कट इन कट आउट उसका क्या है लॉजिक, और ये ड्राई फिल्टर, फुलर्स अर्थ फिल्टर एंड फाइन फिल्टर क्या क्या रिमूव करता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो फ्रेंड, इसको देखते हैं कि जैसे आपका कंट्रोल फ्लूइड टैंक है, यहाँ से आपका एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। इस मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ से ऑयल आपका रिसर्कुलेशन पंप या रीजनरेशन पंप 1 और 2 में आता है। तो इसमें सक्शन लाइन में, दोनों के सक्शन लाइन में आपका एक मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। तो दोनों पंप का मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व जो सक्शन में उसको हम लोग ओपन करके रखते हैं। एट ए टाइम 1 रीजनरेशन पंप इन सर्विस रहता है, दूसरा आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। इसमें आपका उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है कि मान लीजिए कि आपका रीसर्कुलेशन पंप 1 आपका सर्विस में है और किसी कारण से आपका रीसर्कुलेशन पंप 1 ट्रिप हो जाता है, तो ऑटो में आपका रीसर्कुलेशन पंप 2 स्टार्ट हो जाएगा। या सेम इसका रिवर्स है कि अगर आपका रीसर्कुलेशन पंप 2 अगर आपका सर्विस में है, अगर ये किसी कारण से ट्रिप हो जाता है तो रीसर्कुलेशन पंप 1 आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रोटेक्शन में भी ऑफ होने का चांस है। कि प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि पंप को डैमेज होने से बचाने के लिए पहले से ही पंप को ऑफ कर देगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ। अगर आपका CFT का टैंक लेवल वेरी लो हो जाता है तो प्रोटेक्शन में जो भी आपका पंप रनिंग था वो ऑफ हो जाता है, या आपका MOT का लेवल वेरी लो हो जाता है, या फायर प्रोटेक्शन 1 और 2 ऑपरेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी प्रोटेक्शन में आपका पंप 1 और पंप 2 ऑफ हो जाता है। तो ये आपका
रिसर्कुलेशन पंप का इंटरलॉक प्रोटेक्शन है। यहाँ के बाद देखिए आपका पंप, मान लीजिए कि आपका पंप 1 सर्विस में है, तो यहाँ से आपका सक्शन लेगा, यहाँ से आपका डिस्चार्ज निकलता है। डिस्चार्ज में आपको दिया हुआ है कि आपका एक सेफ्टी वाल्व दिया हुआ है, दोनों के डिस्चार्ज में आपका सेफ्टी वाल्व रहता है। अगर किसी कारण से पंप का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटेक्शन से बचाने के लिए आपका सेफ्टी वाल्व ऑपरेट होगा, और ये इसके डिस्चार्ज में ही कनेक्टेड है। जो भी सेफ्टी वाल्व अगर ऑपरेट होता है तो इसके डिस्चार्ज इसको कर देगा, ठीक है। जनरली इस पंप का जो रेटिंग है बड़ा क्या होता है, बहुत ही स्मॉल पंप होता है। इट सक्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल फ्लूइड एंड इट सर्कुलेटेड थ्रू द हीटर्स एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द फिल्टर्स एंड डिस्चार्ज इनटू द टैंक। तो इस पंप का जो वॉल्यूम जो होता है वो 0.25 dm³ पर सेकंड होता है, और गेज प्रेशर इसका 3 kg होता है। इसका अगर मोटर का रेटिंग देखिएगा तो 0.55 किलोवाट का होता है, मतलब 550 वाट का मोटर होता है, बहुत ही छोटा मोटर होता है ये। और ये कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ CFT को, FRF को सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। यहाँ से आपका डिस्चार्ज लाइन में भी आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। यहाँ के बाद दोनों देखिए आपका कॉमन डिस्चार्ज बना देता है। कॉमन डिस्चार्ज बनने के बाद आपका ये हीटर में जाता है। तो रीजनरेशन सिस्टम का अगर हम लोग टेक्निकल डाटा देखें तो आपका 2 गियर पंप रहता है, एक आपका पंप सर्विस में रहता है, दूसरा पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है, और इसमें एक हीटर का भी अरेंजमेंट रहता है, एक आपका हीटर भी रहता है। फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो 0.25 dm³ पर सेकंड होता है। फ्यूल का फ्लो बहुत ही कम होता है इसमें, और गेज प्रेशर आपका 3 kg के आसपास रहता है, 3 बार आपका गेज प्रेशर आता है। स्पीड जो होता है उस मोटर का वो 1405 RPM के आसपास होता है। मोटर का पावर 0.55 किलोवाट होता है, और इसमें प्यूरिफिकेशन सिस्टम के लिए आपका बहुत सारा फिल्टर्स लगा रहता है। आप देखते होंगे कि आपका एक ड्राइंग फिल्टर रहता है, एक आपका फुलर्स अर्थ फिल्टर आपका 2 होता है, दोनों फुलर्स अर्थ फिल्टर सर्विस में रहता है, और एक आपका मैकेनिकल फिल्टर्स या फाइन फिल्टर होता है आपका 1 रहता है। टोटल आपका 4 फिल्टर आपका सर्विस में रहता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम। तो फ्रेंड, जो आपका रिसर्कुलेशन पंप 1 एंड रिसर्कुलेशन पंप 2 दोनों का कॉमन डिस्चार्ज आपका चला जाता है ये हीटर में। हीटर का भी स्टार्ट परमिसिव होता है। हीटर का मेन काम क्या होता है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द कंट्रोल फ्लूइड। तो ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है, तो इसका हीटर का स्टार्ट परमिसिव है कि आपका एटलीस्ट 1 HPCF रिसर्कुलेशन पंप शुड बी इन रनिंग कंडीशन। आपका इस दोनों में कोई एक पंप आपका सर्विस में होना चाहिए। एंड सेकेंड है आपका कि HPCF टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, जो आपका HPCF में एक टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होता है, उस टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व आपका क्लोज होना चाहिए। ये आपका स्टार्ट परमिसिव, तभी आप हीटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मैनुअल मोड में हीटर को तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं जब एटलीस्ट एक आपका HPCF रीजनरेशन पंप या रिसर्कुलेशन पंप आपका सर्विस में होना चाहिए, एंड सेकंड आपका HPCF टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व आपका क्लोज होना चाहिए, तब आप इसको स्टार्ट परमिसिव आपको मिल जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट द हीटर। इसका हम लोग ऑटो में भी ऑन का प्रोविजन रहता है, ऑटो में ऑन एंड ऑटो में ऑफ का प्रोविजन रहता है। ऑटो में ऑन आपका हीटर कब होगा, जब आपका HPCF हीटर का टेम्परेचर अगर लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर HPCF हीटर का टेम्परेचर आपका लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका ऑटो में ऑन हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस से अगर जैसे ही हीटर का टेम्परेचर कम होगा तो ये आपका ऑटो में ऑन हो जाएगा। सेकेंड इसका लॉजिक है ऑटो में ऑन होने का कि अगर इसका SLC ऑन है, SLC ऑफ HPCF हीटर इज ऑन एंड HPCF टैंक फ्लूइड टेम्परेचर इज लेस देन 48 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से दीजिएगा, लॉजिक दिया हुआ है कि अगर आपका SLC ऑफ हीटर का ऑन है एंड FRF का टेम्परेचर जो है टैंक टेम्परेचर लेस देन 48 डिग्री सेल्सियस है एंड आपका HPCF टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व आपका क्लोज है, तो ये ऑटो में ऑन हो जाएगा। ऑटो में ऑफ कब होगा ये, कि अगर आपका इस हीटर का टेम्परेचर HPCF हीटर का टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 65 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है, अगर हीटर का टेम्परेचर मान लीजिए 50 से कम में आपका हीटर ऑन हुआ और जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है और 65 जैसे ही अचीव करेगा तो ये हीटर ऑटो में ऑफ हो जाता है, ठीक है। सेकेंड इसका लॉजिक और भी है, अगर आपका इसका SLC ऑन है एंड अगर आपका टैंक का टेम्परेचर ग्रेटर देन 52 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है, टैंक का टेम्परेचर, टैंक के अंदर जो आपका
HPCF का फ्लूइड है, अगर उसका टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाता है एंड HPCF टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व अगर आपका ओपन हो जाता है तो आपका ऑटो में ऑफ हो जाएगा। ये लॉजिक काम करता है। देखिए हीटर का हम लोग जो लाइनअप चेक करते हैं हीटर को, तो यहाँ पे इसको पहले हम लोग वाटर से एक सर्टेन लेवल तक वाटर से इसको फिल कर देते हैं, तभी हम लोग को हीटर को ऑन करना है। क्योंकि आप इसमें एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इसमें क्या होता है, हीटर है, वाटर गर्म होता है और वाटर से अपना ऑयल हीट ट्रांसफ़र करता है। डायरेक्ट हीटर हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है ऑयल को, हीटर ट्रांसफ़र करता है हीट अपना वाटर को, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वाटर अपना टेम्परेचर देता है, अपना हीट देता है ऑयल को और ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो सर्टेन लेवल ऑफ वाटर लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसका प्रोटेक्शन में भी ऑफ का लॉजिक दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपका ऑटो में ऑफ नहीं हुआ और किसी कारण से आपका मान लीजिए कि 65 डिग्री सेल्सियस आपका गया हीटर का टेम्परेचर और आपका हीटर ऑफ नहीं हुआ, तो एक प्रोटेक्शन दिया है कि उसमें तो आपका ऑफ होना ही होना है। तो प्रोटेक्शन में ऑफ का क्या लॉजिक है कि अगर आपका HPCF हीटर टेम्परेचर इंक्रीज होता होता 75 डिग्री सेल्सियस अगर चला गया या आपका कंट्रोल फ्लूइड टैंक टेम्परेचर अगर 75 इंक्रीज हो जाता है तो प्रोटेक्शन में हीटर को ऑफ कर देगा। मान लीजिए कि ऑटो ऑफ का कमांड गया और ऑटो ऑफ नहीं होता है तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और जैसे ही आपका HPCF हीटर टेम्परेचर 75 हो जाता है तो एक प्रोटेक्शन में लॉजिक जाएगा कि आपको प्रोटेक्शन में ऑफ कर देगा ताकि फर्दर आपको डैमेज होने के लिए नहीं देगा। क्योंकि 75 डिग्री सेल्सियस इसलिए दिया हुआ है कि FRF का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर मैक्सिमम 75 रखा गया है कि इस टेम्परेचर पे इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिटोरिएट नहीं होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका ऑफ हो जाएगा। सेकेंड है कि अगर आपका फायर प्रोटेक्शन 1 ऑपरेट हो गया है या फायर प्रोटेक्शन 2 आपका ऑपरेट हो गया है या MOT का लेवल आपका लो हो गया है या दोनों रिसर्कुलेशन पंप आपका ट्रिप कर गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका हीटर में प्रोटेक्शन ऑफ कमांड जाएगा और हीटर को ऑफ कर देगा। तो हीटर का आपने समझा कि स्टार्ट परमिशिव क्या है, ऑटो ऑन आपका हीटर कब ऑटो ऑन होगा, ऑटो में हीटर कब ऑफ होगा एंड प्रोटेक्शन में हीटर कब आपका ऑफ होगा। ये सारा एक लॉजिक दिया हुआ है कि हीटर एक सही टेम्परेचर को मेंटेन करे। ऐसा नहीं कि हीटर ऑन हो और उसका टेम्परेचर बढ़ाते चला जाए। तो इसलिए ऑटो ऑफ अगर काम नहीं करता है तो प्रोटेक्शन ऑफ एक लॉजिक फर्दर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हीटर हीट होने के बाद देखिए यहाँ से प्रोविजन क्या दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट इसको टैंक में भी आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। हीटर से आप डायरेक्ट टैंक में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। इस मैनुअल वाल्व को आप ओपन कीजिएगा तो डायरेक्ट टैंक में आपका चला जाएगा। बट नॉर्मल कंडीशन में ये जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है इसको हम लोग क्लोज रखते हैं क्योंकि हमको डायरेक्ट टैंक में नहीं लेना है, हमको इसको फिल्टर के थ्रू लेना है। इसलिए देखिए इस लाइन के पहले आपका एक टैपिंग लिया हुआ है और ये जो टैपिंग है ये आपका सीधा गया हुआ है ड्राई फिल्टर में। अब आपका फिल्ट्रेशन, अभी तक तो आपने हीटर में टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर यहाँ से आपका एक प्रोविजन दे दिया, दो प्रोविजन है कि आप चाहते हैं कि हीटर ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम को बाईपास करना, तो आपको क्या करना है, इस वाले वाल्व को क्लोज कीजिए और इस वाले वाल्व को ओपन कीजिएगा तो सीधा आपको टैंक में डिस्चार्ज कर देगा। बट नॉर्मल कंडीशन में हम लोग प्यूरिफिकेशन फिल्टर से होता हुआ ही ऑयल हम लोग डिस्चार्ज करते हैं टैंक में। तो इस मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व जिसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ से लाइन सीधा आपका ड्राइंग फिल्टर में आता है। इस वाले मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ से आपका फिर दो प्रोविजन दिया हुआ है। एक प्रोविजन आपका कि आपको ड्राई फिल्टर के थ्रू लेना है और एक है कि आपको ड्राई फिल्टर को बाईपास कर देना है। दो प्रोविजन है कि यहाँ से अगर आप इस वाले वाल्व को क्लोज रखते हैं, बटरफ्लाई वाल्व है, इस वाल्व को अगर आप क्लोज रखते हैं या मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है, इस वाल्व को आप क्लोज करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो यहाँ से ऑयल सीधा इस वाले वाल्व को ओपन करेंगे। देखिए इस वाले वाल्व को ओपन करेंगे, इस वाले वाल्व को क्लोज करेंगे तो ऑयल सीधा यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा। अगर कभी मान लीजिए कि हमको ड्राई फिल्टर को बाईपास करना है तो ड्राई फिल्टर को बाईपास करने के लिए इस वाले वाल्व को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और इस वाले वाल्व को हम लोग ओपन करेंगे तो सीधा आपका बाईपास हो जाएगा ड्राई फिल्टर, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इस बाईपास वाले वाल्व को क्लोज रखते हैं और इस थ्रू वाली लाइन वाले वाल्व को ओपन करते हैं। यहाँ से आपका ड्राई फिल्टर में जाएगा, ड्राई फिल्टर से फिल्ट्रेशन होता हुआ आपका फुलर्स अर्थ फिल्टर में जाता है। देखिए ड्राई फिल्टर का मेन काम क्या होता है, तो फ्रेंड द कंट्रोल फ्लूइड फर्स्ट इंटर्स द ड्राई फिल्टर, द कैटरीज इन दिस फिल्टर remove the dirt, rust and water
फ्रॉम द कंट्रोल फ्लूइड। ये ड्राई फिल्टर का मेन काम क्या होता है कि कंट्रोल फ्लूइड में जो आपका डर्ट है, रस्ट है या वाटर है, उसको रिमूव करता है ये, ठीक है। इसमें भी आपका एक आउटर मीडिया लेयर होता है, एक इनर मीडिया लेयर होता है फिल्टर में। द आउटर मीडिया लेयर फिल्टर्स द सिल्ट, रस्ट एंड अदर पार्टिकुलर कंटामिनेंट एंड द इनर लेयर रिमूव्स द वाटर and it chemically bond in such a way that no water will be released downstream। आपका क्या होगा, इसका आउटर लेयर जो फिल्टर का होता है, जो ऑयल में जितना भी आपका रस्ट है, डस्ट है या अदर पार्टिकुलर कंटामिनेंट है, उसको रिमूव करता है। और इसका जो इनर लेयर जो होता है उसमें क्या करता है, वाटर को रिमूव करता है। क्या करता है, उसको केमिकली बॉन्ड कर लेता है ताकि आपका डाउन स्ट्रीम में कोई वाटर या कोई मॉइस्चर आपको ऑयल में प्रेजेंट ना रहे। तो इस फिल्टर का एक सर्टेन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, और जब ये फिल्टर रीचेज इट्स वाटर होल्डिंग लिमिट, नहीं आपका वाटर एब्जॉर्ब करते करते इसका जो वाटर होल्डिंग लिमिट है जब ये अचीव कर लेता है, देन द डिफरेंशियल प्रेशर रैपिडली इंक्रीजेस। और वहाँ पे आपको क्या करेगा कि फिल्टर के में आपका एक डिफरेंशियल डीपी गेज लगा रहता है। डीपी गेज का एक एंड में आपका सक्शन प्रेशर रहता है जो कि फिल्टर में जो फ्लूइड इंटर करता है उसका प्रेशर लेता है, और उसके बाद फिल्टर से जो आउट फ्लूइड होता है उसका प्रेशर लेता है दूसरे सेक्शन में। और धीरे धीरे जब आपका डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ता जाता है, मतलब आपका सक्शन प्रेशर तो लगभग कांस्टेंट है, आपका प्रेशर क्या चेंज होगा, डिस्चार्ज प्रेशर चेंज होता है। जैसे जैसे आपका डिस्चार्ज प्रेशर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसका डीपी आपका इंक्रीज होता हो जाएगा। और जैसे आपका डीपी इंक्रीज होगा तो वो आपका शुरू में आपका डीपी अगर 0 है तो वहाँ देखिएगा आपको ग्रीन जोन में रहेगा। धीरे धीरे आपका डीपी इंक्रीज करेगा तो वो आपको मूव करता करता रेड जोन में आ जाएगा। अगर पूरा का पूरा रेड जोन में आ गया, इट मीन्स यू हैव टू चेंज द कैटरेज ऑफ द फिल्टर, कि अब आपका फिल्टर को चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपका डीपी एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है, आपका रेड जोन में आ गया है। तो अब आपको इस फिल्टर को चेंज करना है, फिर हम लोग इस कैटरेज को चेंज करते हैं, ठीक है। जितना भी फिल्टर्स है, सब फिल्टर में आपका एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। सेफ्टी वाल्व का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि अगर आपका किसी कारण से प्रेशर इंक्रीज होता है तो फिल्टर को डैमेज होने से बचाने के लिए आपका एक सेफ्टी वाल्व ऑपरेट करेगा, और सेफ्टी वाल्व से जो ऑयल डिस्चार्ज होता है वो आपका एक ड्राई प्रोटेक्शन टैंक होता है, DPT, उसमें आपको डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो ड्राई फिल्टर का मेन काम क्या होता है, टू रिमूव द डर्ट और एनी अदर पार्टिकुलर कंटामिनेंट एंड वाटर प्रेजेंट इन द कंट्रोल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ से जो ड्राई फिल्टर से जो डिस्चार्ज होता है, यहाँ से आपका फुलर्स अर्थ फिल्टर होता है। टोटल 2 फिल्टर होता है, दोनों फिल्टर ये सर्विस में रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 बाय 1 फिल्टर सर्विस में रहता है, दोनों फिल्टर आपका सर्विस में रहता है। देखिए यहाँ से आपका ये लाइन गया, डिस्चार्ज लाइन है ये, यहाँ से इस वाल्व को हम लोग ओपन करेंगे तो आपका इस फिल्टर में जाएगा, और यहाँ से देखिए इस वाले वाल्व को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से भी फिल्टर के अंदर इंटर करता है। फिर इस फिल्टर के बाद इस वाले वाल्व को हम लोग लाइन अप करते हैं, और इस फिल्टर का डिस्चार्ज ये है, फिर ये दोनों एक कॉमन हेडर में आपको मिल जाता है। देखिए अगर आपको ड्राई फिल्टर को अब बाईपास करते हैं तो इस वाले वाल्व को ओपन करेंगे तो फर्दर आपको इसी लाइन में आपको मिल जाएगा। मीन्स यू कैन बाईपास द ड्राई फिल्टर बट यू कैन नॉट बाईपास द फुलर्स अर्थ फिल्टर। ये आपको फुलर्स अर्थ फिल्टर आपको सर्विस में हमेशा रखना होगा, ठीक है। यहाँ के बाद आपका ये फुलर्स अर्थ फिल्टर के बाद आपको चला जाता है फाइन फिल्टर में। तो फुलर्स अर्थ फिल्टर का क्या काम होता है, तो फुलर्स अर्थ फिल्टर का मेन जो इंपॉर्टेंट काम होता है कि दिस अर्थ फिल्टर कंटेन्स 3 सेक्शन with a special granulates which bind any acid present in the control fluid। देखिए अर्थ फिल्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम में कोई भी अगर एसिड प्रेजेंट है तो उस एसिड को रिमूव कर देता है, क्योंकि अर्थ फुलर फिल्टर में आपका 3 सेक्शन होता है और तीनों सेक्शन में स्पेशल ग्रेनुलेट से फील्ड रहता है। और जब कंट्रोल फ्लूइड्स इस फिल्टर से होके पास करता है तो वो स्पेशल ग्रेनुलेट क्या करता है कि जो भी अगर एसिड प्रेजेंट है आपका कंट्रोल फ्लूइड में उसको ये बाइंड कर लेता है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है और इसको डी एसिडिफाई कर देता है कंट्रोल फ्लूइड को। तो द मेन पर्पस ऑफ द फुलर्स अर्थ फिल्टर इज टू डी एसिडिफाई द कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम।
ठीक है। और यहाँ पे बोथ फिल्टर शुड बी इन पैरेलल ऑपरेशन, दोनों फिल्टर पैरेलल ऑपरेशन में रहता है, कैन नॉट बी स्विच्ड ओवर। ऐसा नहीं होता कि एक फिल्टर सर्विस में दूसरा फिल्टर हमको चेंज करना, नहीं, इसमें दोनों फिल्टर आपका पैरेलल सर्विस में आपको रहता है। यहाँ से आने के बाद देखिए आपका ये ऑयल चला जाता है फाइन फिल्टर या मैकेनिकल फिल्टर्स में जाता है, ठीक है। मैकेनिकल फिल्टर्स या फाइन फिल्टर का मेन काम क्या होता है? तो फ्रेंड, फाइन फिल्टर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। फॉलोइंग द फुलर्स अर्थ फिल्टर इज ए फाइन फिल्टर विथ टेक्सटाइल इंसर्ट ऑफ फाइनेस्ट मेश। फाइन फिल्टर में क्या रहता है? आपका टेक्सटाइल इंसर्ट ऑफ द फाइनेस्ट मेश। दिस इंसर्ट रिटेन द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ द रस्ट और द डस्ट, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्ट इम्प्योरिटीज। ये जो आपका टेक्सटाइल इंसर्ट होता है इसका फाइनेस्ट मेश होता है, और इससे क्या होता है कि जो भी आपका फाइनेस्ट साइज का जो भी डस्ट है, चाहे वो मेटेलिक डस्ट हो या नॉन मेटेलिक डस्ट हो, उसको ये रिटेन कर लेता है। और इन दिस वे द फाइन फिल्टर्स सर्व्स द सेफ्टी ऑफ द कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम by trapping any particles of the granulate that may be circulated। क्योंकि आपका क्या है, अर्थ फिल्टर में आपका ग्रेनुलेट था। ग्रेनुलेट का मेन काम क्या था? एसिड को एब्जॉर्ब करना। तो हो सकता है कि आपका कंट्रोल फ्लूइड में ग्रेनुलेट आपका मिक्स हो जाए और ये आपका सर्कुलेट करता रहे। तो जैसे ही आपका ग्रेनुलेट फाइन फिल्टर में आता है तो फाइन फिल्टर उस ग्रेनुलेट को भी ट्रैप कर लेता है ताकि वो सर्कुलेट ना हो सके। And fine filter also absorbs any water particle present in the control fluid or any aging materials। जो भी वाटर पार्टिकल या एजिंग मटेरियल्स है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फाइन फिल्टर मतलब क्या होता है? फाइनल स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है। इसमें कुछ भी एक आपका इम्प्योरिटीज है, चाहे वो मेटेलिक इम्प्योरिटीज हो या नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज हो, एकदम फाइनेस्ट साइज भी है, उसको भी ये ट्रैप कर लेता है। और यहाँ से आपका फाइन फिल्टर का जो डिस्चार्ज होता है ये आपका इस लाइन में आके कनेक्ट होता है और यहाँ से आपको ये टैंक में डिस्चार्ज करता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है कि रिसर्कुलेशन पंप से सक्शन लेके थ्रू हीटर आपका ड्राई फिल्टर, फुलर्स अर्थ फिल्टर एंड द फाइन फिल्टर होता हुआ ये ऑयल आपका कंट्रोल फ्लूइड टैंक में डिस्चार्ज होता है और इस प्रकार से कंट्रोल फ्लूइड को प्यूरिफाई करता है। फ्रेंड, एक सैंपल का भी अरेंजमेंट रहता है। जब आपका फाइन फिल्टर से आपका डिस्चार्ज होता है तो एक आपका सैंपलिंग लाइन यहाँ पे होता है। टैंक में जाने से पहले एक सैंपल लाइन होता है। जब आपको कभी कभी इसका हम लोग ऑयल का सैंपल भी हम लोग टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपने इसका सैंपल लिया और सैंपल निकालने के बाद आपको पता चला कि इसमें एसिड का क्वांटिटी कंटेंट बढ़ रहा है, इसमें एसिड का जो कंटेंट है क्वांटिटी आपको इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको एसिड का क्वांटिटी इंक्रीज मिल रहा है, इट मीन्स आपको क्या ये इंडिकेट करेगा कि आपका फुलर्स अर्थ फिल्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। उसमें जो आपका ग्रेनुलेट था वो एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स कि आपका जो स्पेशल ग्रेनुलेट जो इसमें प्रेजेंट था वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गया है। देन द टाइम हैज कम, यू हैव टू चेंज दिस आपको स्पेशल ग्रेनुलेट्स, आपको इस फिल्टर को चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे आपको आपने सैंपल लिया और इसमें आपका वाटर मॉइस्चर आपको मिलना शुरू हो गया या आपको इसमें डस्ट वगैरह मिलना शुरू हो गया, मेटेलिक डस्ट हो या नॉन मेटेलिक डस्ट हो, इट मीन्स कि आपका फिल्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। आपको इस फिल्टर का कार्ट्रिज को आपको चेंज करना होगा। तो इसलिए जितना भी फिल्टर्स है सब में आपको एक डिफरेंशियल प्रेशर गेज लगा दिया गया है चारों में। और डिफरेंशियल प्रेशर गेज में आपका एक ग्रीन और रेड या ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन होता है। आपका जैसे ही रेड जोन में आ गया मीन्स आपका कार्ट्रिज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गया, अब आपको इसको चेंज करना है। ठीक है, तो इसलिए चारों फिल्टर को हमको चेंज कब करना है ये डिपेंड करता है डीपी पे, डिफरेंशियल प्रेशर गेज पे। अगर आपका गेज डीपी बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाने लगा, इट मीन्स कि आपका डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए उसका डीपी बढ़ रहा है। डीपी मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन द सक्शन प्रेशर माइनस डिस्चार्ज प्रेशर। अगर आपका सक्शन प्रेशर तो कांस्टेंट है, मान लीजिए डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ रहा है, सॉरी डिस्चार्ज प्रेशर आपका घट रहा है, इसका मतलब डीपी बढ़ रहा है। डीपी बढ़ रहा है तो वो आपका क्या होगा कि डीपी में एक इंडिकेटर रहता है आपका रेड एंड ब्लू का या रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे आपका रेड जोन में आ गया, इसका मतलब आपका
कैटरेज पूरा एग्जॉस्टेड हो गया, यू हैव टू चेंज द कैटरेज ऑफ द फिल्टर। फ्रेंड, आपको इसमें एक ड्राई प्रोटेक्शन टैंक रहता है, यहाँ पे आपको एक ड्राई प्रोटेक्शन टैंक रहता है, डीपीटी का मेन काम क्या होता है कि जितना भी आपका, जैसे मैं आपको फिल्टर को आप ड्रेन कर रहे हैं, इस फिल्टर 4 फिल्टर का मान लीजिए आपको ड्रेन कर रहे हैं या वेंट कर रहे हैं, तो इसमें सारा ऑयल जो होता है ये डीपीटी में ही आपको डिस्चार्ज होता है। या आपका एक्यूमुलेटर जो 8 kg वाली लाइन में आपका एक्यूमुलेटर लगा रहता है, अगर एक्यूमुलेटर का रिलीफ वाल्व का अगर आपका ड्रेन हो रहा है या हीटर को आप ड्रेन कर रहे हैं, तो ये सारा ड्रेन आपका डीपीटी टैंक में ही, डीपीटी में आता है, ड्राई प्रोटेक्शन टैंक में आता है। या 32 kg बार का जो रिलीफ ड्रेन लाइन है या 8 बार का आपका ड्रेन लाइन है, तो जितना भी आपका ड्रेन लाइन है, तो ये आपका जैसे कूलर का ड्रेन लाइन है या टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व का जो आपका ड्रेन लाइन है, सारा जितना भी इस कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम में जितना भी ड्रेन वेंट का जो लाइन है, वो सारा का सारा लाइन आपका जो होता है वो डीपीटी ड्राई प्रोटेक्शन टैंक में ही आता है। और यहाँ से ऑयल जो होता है ये हम लोग जो रिसर्कुलेशन लाइन का जो सक्शन लाइन होता है, इसी में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका डीपीटी टैंक में ऑयल आया, इस ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसी लाइन में हम लोग जोड़ देते हैं और ये आपका सीधा सक्शन होते हुए, प्यूरिफाई होते हुए आपका टैंक में आ जाता है। मतलब उस ऑयल को भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल फ्लूइड पंप आपका 0 मीटर CFT रूम में रहता है, जहाँ पर आपको एक बड़ा सा टैंक होगा। टैंक में आपका 2 कंट्रोल फ्लूइड पंप होता है, तो नंबर ऑफ कंट्रोल फ्लूइड पंप आपका 2 रहता है। 2 आपका रीजेनरेशन पंप होता है, ठीक है, और 2 आपका एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका टेक्निकल डाटा देखें कंट्रोल फ्लूइड पंप का, ये टेक्निकल डाटा फॉर 500 मेगावाट वेल प्लांट का है। 500 मेगावाट वेल प्लांट का है डाटा ये कि कंट्रोल फ्लूइड पंप आपका 2 लगा रहता है, जिसमें से एक आपका सर्विस में रहता है, दूसरा स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। अगर एक आपका ट्रिप करता है तो दूसरा ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। स्पीड जो होता है 2982 RPM के आसपास होता है। इसमें आपका AC मोटर लगा रहता है, AC ड्रिवन मोटर है। वोल्टेज जो होता है वो 415 वोल्ट के आसपास रहता है। मोटर का जो रेटिंग होता है वो 130 किलोवाट का रेटिंग है। रेटेड करंट आपका 224 एम्पियर है और स्टार्टिंग करंट आपका 1614 एम्पियर है। क्योंकि स्टार्टिंग आप जब भी AC मोटर को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है, जितना उसका नॉर्मल करंट है उसका 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा आपको करंट लेता है। तो स्टार्टिंग करंट इसलिए आपका ज़्यादा रहता है और फिर आपका करंट विदिन 2 to 3 सेकेंड आपका नॉर्मल करंट पे आ जाएगा और रेटेड करंट आपका 2 to 4 एम्पियर के आसपास होता है। कुछ और टेक्निकल डाटा है, थोड़ा इसको देखते हैं कि कंट्रोल फ्लूइड पंप ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कंट्रोल फ्लूइड पंप का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपका डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट पे कैसा रहता है। जैसे देखिए आपका पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग पॉइंट फर्स्ट, नॉर्मल ऑपरेशन। जब आपका नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, जब आपका कंट्रोल वाल्व ओपन, आपका स्टॉप वाल्व ओपन हो चुका है, कंट्रोल वाल्व का आपको सिर्फ पोजीशन को चेंज करना है, तो नॉर्मल ऑपरेशन में आपका लो प्रेशर लीकेज फ्लूइड का प्रेशर 11.5 बार रहता है एंड हाई प्रेशर लीकेज फ्लूइड का प्रेशर 38.5 बार होता है। क्योंकि इसमें आपका 2 स्टेज का प्रेशर निकलता है, एक आपका लो प्रेशर कंट्रोल फ्लूइड पंप होता है, प्रेशर होता है, एक आपका हाई प्रेशर कंट्रोल फ्लूइड होता है। लो प्रेशर कंट्रोल फ्लूइड का जनरली प्रेशर आपका 11.5 बार के आसपास रहेगा और हाई प्रेशर कंट्रोल फ्लूइड का जो प्रेशर रहता है वो 38.5 बार के आसपास होता है। 38.5 बार कंट्रोल फ्लूइड इज यूज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कंट्रोल वाल्व एंड जो लो प्रेशर कंट्रोल फ्लूइड जो आपका 11.5 बार का फ्लूइड होता है इज यूज्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ द स्टॉप वाल्व एंड द गवर्निंग प्रोटेक्शन सिस्टम, जो आपका फॉर द जनरेशन ऑफ द स्टार्टअप फ्लूइड, ऑक्सिलरी स्टार्टअप फ्लूइड, ट्रिप, ऑक्स ट्रिप ऑयल, ये सभी जो गवर्निंग प्रोटेक्शन रैक में जो आपका गवर्निंग ऑयल आता है वह आपका लो प्रेशर फ्लूइड ही कंट्रोल फ्लूइड होता है, जिसका प्रेशर आपका 11.5 बार आपका नीचे 0 मीटर पे आपका रहता है। ऊपर में आते तो थोड़ा प्रेशर ड्रॉप करता है वो, ठीक है। जब आपका ऑपरेटिंग पॉइंट 2 है ड्यूरिंग स्टार्ट एंड ओपनिंग ऑफ स्टॉप वाल्व, जब आपको स्टार्ट कर रहे हैं एंड स्टॉप वाल्व आप ओपन कर रहे हैं तो उस समय आपका लो प्रेशर लिक्विड फ्लूइड का जो प्रेशर होता है 10.8 बार हो जाता है एंड हाई प्रेशर लिक्विड फ्लूइड का जो प्रेशर है 37.8 बार होता है। फ्रेंड, थर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ कंट्रोल वाल्व, जब आप लोड को आप इंक्रीज करते हैं तो कंट्रोल वाल्व ओपन होता है, तो उस समय आपका लो प्रेशर लिक्विड फ्लूइड का प्रेशर 10 बार हो जाता है एंड हाई प्रेशर लिक्विड फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो 31 बार होता है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट में आपका
लो प्रेशर लिक्विड फ्लूइड एंड हाई प्रेशर लिक्विड फ्लूइड का प्रेशर थोड़ा बहुत आपका चेंज होता है। टरबाइन कंट्रोल सिस्टम में जो हम लोग फ्लूइड यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड, फायर रेसिस्टेंट फ्लूइड, FRF फ्लूइड हम लोग यूज़ करते हैं। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम। इसमें सर्वो प्राइम 46 या सर्वो प्राइम 68 हम लोग यूज़ करते हैं, तो उससे ये ऑयल थोड़ा डिफरेंट होता है। ये FRF क्या है? FRF इज ए फ्लूइड बेस्ड ऑन ट्राइएराइल फॉस्फेट ईस्टर। ये ट्राइएराइल फॉस्फेट ईस्टर से बना होता है ये। The FRF shall not cause corrosion to steel, copper and its alloy, zinc, tin और aluminium। ये आपका erosion and corrosion नहीं करता है। The FRF shall not cause corrosion to the steel, copper and its alloy, zinc, tin और aluminium। The FRF must not cause any erosion or corrosion on the edge of the control element। FRF leaking from the system if any, अगर FRF सिस्टम आपका लीक करता है सिस्टम से किसी कारण से, मस्ट नॉट इग्नाइट और बर्न इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट सरफेस। 550 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका जो है बर्न नहीं करता है FRF का। द FRF शैल बी कंटिन्यूसली रीजेनरेटेड विथ अर्थ फुलर्स, अर्थ फिल्टर्स और द फाइन फिल्टर्स और द रीजेनरेटिव आपका एजेंट। आपका इसमें FRF सिस्टम में आप देखिएगा एक रीजनरेशन पंप होता है जो कंटिन्यूसली आपका रन करते रहता है। ये क्या करता है? टेक्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंट्रोल फ्लूइड पंप एंड पासेस थ्रू द हीटर्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंट्रोल फ्लूइड। आपका ड्राइंग फिल्टर्स, अर्थ फुलर फिल्टर्स एंड द फाइन फिल्टर्स एंड डिस्चार्ज टू द टैंक। ये पूरा सर्कुलेट करता रहता है, तो ये रीजनरेशन सिस्टम ऑलवेज इन सर्विस होना चाहिए। FRF fluid must be capable of withstanding continuous operating temperature of 75 degree Celsius without physical or the chemical deterioration। देखिए FRF टेम्परेचर का प्रॉपर्टी रहता है कि 75 डिग्री टेम्परेचर तक ये कंटिन्यूसली ऑपरेशन कर सकता है विदाउट एनी फिजिकल और द केमिकल डिटोरिएशन। जबकि आपका टरबाइन लूब ऑयल टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप जाइएगा तो उसका केमिकली प्रॉपर्टी डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। बट FRF 75 डिग्री सेल्सियस के बाद ही इसका केमिकल और फिजिकल डिटोरिएशन शुरू होता है। एंड फायर रेसिस्टेंट फ्लूइड का अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका 41 से 50 mm² होता है। वाटर कंटेंट जो होता है वो लेस देन 1000 mg/kg होता है। डेंसिटी इसका 1250 kg/m³ होता है। फ्लैश पॉइंट आपका ग्रेटर देन 235 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट होकर आपका कंबसेबल मिक्सचर तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट। मैक्सिमम आप देखिएगा ऑयल का फ्लैश पॉइंट आपका 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रहता है। बट आपका फायर रेसिस्टेंट फ्लूइड FRF का फ्लैश पॉइंट आपका ग्रेटर देन 235 डिग्री सेल्सियस होता है। इग्निशन टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, मतलब 550 डिग्री सेल्सियस तक आपका ये बर्न नहीं करेगा, इग्नाइट नहीं करता है। क्लोरीन का जो कंटेंट होता है वो लेस देन 50 mg/kg होता है। और जनरली हम लोग फायर रेसिस्टेंट फ्लूइड का जो मेनली जो यूज़ करते हैं वो फेरिक्विल EHCN यूज़ करते हैं जो USA सप्लायर होता है। फेरिक्विल फ्लूइड जनरली आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि FRF फ्लूइड आप कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं, उसका ब्रांड नेम क्या है? तो ब्रांड नेम आपका फेरिक्विल EHCN। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि कंट्रोल फ्लूइड सिस्टम का ऑयल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितना टाइप का फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं, सारा फिल्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो इस वीडियो में आपको ये सारा चीज़, बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।